एयंतात स्फो वास्यात स्त्रियाम सततद्धितः। अब ये जो है सूत्र आया, अभी तक हम लोगों ने स्त्रीत्व को द्योतित करने वाले प्रत्यय ताप, गीत, गीस, गीन, ती, यही सब पढ़े है कि नहीं? ताप, दाप, गीत, गीस, गीन और मान लिया युनस्ती का ती हो गया। ये सारे प्रत्यय स्त्रीत्व को द्योतित करने वाले प्रत्ययों का बाहुल्य हमने देखा। यहाँ कहा कि अस्था एक और प्रत्यय, अस्था प्रत्यय भी है जो स्त्रियाम, ये भी स्त्रीत्व को ही बताता है, क्योंकि वृत्ति आप पढ़े हो लिखा है स्त्रियाम। यही आता है न्ययंतात प्रातिपदिकात अस्था प्रत्यय हुआ और किस अर्थ में स्त्रियाम, इसका मतलब हो गया यह स्त्री में आता है और स्त्रीत्व का द्योतन करता है। जैसे ताप, गीत, गीन ये स्त्रीत्व को द्योतित करते हैं, वैसे अस्था भी स्त्रीत्व को द्योतित करता है। आया कि नहीं? और विकल्प से आता है तो, और इसका नाम तद्धित भी है। इसका नाम क्या है? तद्धित भी है, क्योंकि प्राचाम अस्था तद्धितः अयम तद्धित संज्ञकः। यह अस्था केवल स्त्रियाम नहीं है, न केवलम स्त्रियाम वर्तमान है प्रत्यय, अपितु एतस्य प्रत्यय नाम तद्धित, इसका नाम तद्धित है। तो ये तद्धित संज्ञक भी है और स्त्रियाम अर्थ में आता भी है। और किससे आता है? ञयंत से आता है। न्याय प्रत्यांत जो प्रातिपदिक होगा उससे आता है। जैसे उदाहरण में क्या दिया है? गार्ग्यायणी, तो शब्द है गार्ग्य, गर्गस्य गोत्रापत्यम गार्ग्य, गोत्रादिभ्यो यहीं से यहीं आ गए गार्ग्य बन। और गार्ग्य से स्त्री, गार्ग्य से इवापत्यम स्त्री, गार्ग्य से इवापत्यम स्त्री, गार्ग्य की जो इवापत्य हो स्त्री हो। समझ में? तो गार्ग्य शब्द से ये तद्धित संज्ञक अस्था स्त्रीत्व द्योतित करने के लिए आ गया। तो गार्ग्य क्या बन गया? फा बन गया, फा चला गया। फा को आयन या जो सूत्र है उससे क्या हो गया? आयन हो गया। गार्ग्यायन अर्थ हो गया गार्गायन। और गार्ग्यायन में स्थित है, मूर्धन्य सकार संज्ञक है, इसके स्थित मानकर सिद्ध गौरादि हो गया, तो बन गया गार्ग्यायनी। अटुपम से कम अटकवर्ग पौर का अनुरूप का व्यवधान है, जिससे नकार कोना हो जाए। वास्तविक में पदार्थ नहीं है जिससे उसको निषेध करे, ये तो प्रातिपदिक है, तद्धितांत प्रातिपदिक है। इसलिए अटकुपवान विवाहित सूत्र से नकार कोना हो गया, गार्ग्यायन बन गया और गार्ग्यायन से सिद्ध गौरादि से ईस आ गया, गार्ग्यायनी बन गया। है कि नहीं? तो प्राचाम अथवा तद्धिता का गार्ग्यायनी, और नहीं तो जब अस्था नहीं होगा तो गीत नहीं होगा, क्योंकि स्त्रीत्व अर्थ में आया ही नहीं, तो स्त्रीत्व अर्थ में नहीं होगा तो गार्ग्य तो वही वाला रहेगा हलस तद्धित, तो बनाया ही पहले। तो या तो गार्गी है कि नहीं, और या तो गार्ग्यायन, ये दो प्रयोग जो है स्त्री में बनेंगे। अब क्या लिख रहे हैं? सह प्रत्यय आदि ही स इत्यादि, क्योंकि गार्ग शब्द से जब स्था प्रत्यय करोगे तो उसको स्थित किया गया है मूर्धन्य सकार आदि में, तो सूत्र लग गया जाएगा प्रत्यय से आद्य यह मूर्धन्य सकार सह संज्ञक, तो सकार संज्ञक हो जाएगा। फिर आयनेनीय फड़ग छगाम प्रत्यादिनाम, आयनेनीय फड़गाम प्रत्यादिनाम, प्रत्यादि भूतानाम फादीनाम क्रमात् आयनादयः आदेशा शिव। प्रत्यय के आद्यवयो जो ये फादी हैं, फा ध ख श घ, ये जो है फादी हैं, इनको क्रम से ये आदेश होते हैं। आयन, ईन, ये क्रम से आदेश होते हैं। तो यहाँ फा को क्या हो गया? आयन हो गया, जो गार्ग्यायन बन गया। तद्धितांत प्रातिपदिकत्वम, अब ये गार्ग्यायन तद्धितांत है, क्योंकि फा को तद्धित कहा गया है। वो
अस्पा क्या है? तद्धित है, तो तद्धितांतत्वात् प्रातिपदिकत्वम्, सिद्ध सामर्थ्यात और तद्धित भी कहा गया। जी इसलिए सिद्ध का फल है सिद्ध गौरादि दृश्य से गीस, तद्धित का फल है उसकी प्रातिपदिक संज्ञा करना। जी यदि वो प्रातिपदिक नहीं होगा तो गीस ही नहीं आएगा, जी इसका सिद्ध व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि सिद्ध गौरादि दृश्य से गीस प्रत्यय प्रातिपदिक से आता है। यदि स्फा को तद्धित नहीं मानोगे, ये तद्धितांत नहीं होगा, तो इसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी, तो इसमें रहने वाला सिद्ध भी व्यर्थ हो जाएगा। आया? इसलिए इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हुई, और इसीलिए सिद्ध गौरादि दृश्य से सिद्धत्वात् प्रातिपदिकत्वेन गीस आ गया, गार ज्ञानी बन गया। सिद्ध सामर्थ्यात स्फेन उक्तेपि स्त्रीत्वे सिद्ध गौरादिव्येति वक्ष्यमाणः ङिस् मूल है। कहा कि सिद्ध सामर्थ्यात गीस, सामर्थ्य कहने की क्या जरूरत है? अरे सिद्ध तो है ही है, तो सिद्धत्वात् गीस कहना चाहिए। माने आंजस्तेन गीस हो जाएगा, क्योंकि वो सिद्ध है। वो क्या है? सिद्ध है। तो जब सिद्ध है तो सिद्धत्वात् गीस हो जाए, तद्धितांतत्वात् प्रातिपदिक है, अस्तित्वात् गीस भी हो गया। सिद्ध सामर्थ्यात में सामर्थ्य लगाने की क्या जरूरत है? कोई रुकावट हो, गीस के लाने में कोई रुकावट हो, तो आप उस रुकावट को हटाने के लिए अलग से बल प्रयोग करो कि नहीं? सामर्थ्यात। जब कहीं रुकावट हो तब आप बल प्रयोग करो, और जब सरलता ही है क्या? सिद्धत्वात्। अरे सिद्ध किया कि जैसे नदट में टित्वात्, टित्वात् गीप आ गया, नहीं कहते हो टित्व सामर्थ्यात, बात में कि नहीं? गीप आ गया, नदी बनता है। चोरट में टित्वात्, चोरी बनता है। उसी तरह यहां भी सिद्धत्वात् गार्ग्याणी बन जाएगा। सामर्थ्यात देने की क्या जरूरत है? तो उसने कहा कि अस्फा प्रत्यय के द्वारा स्त्रीत्व उक्त है, क्योंकि अस्फा प्रत्यय किसमें आया है? स्त्रियाम। तो अस्फा प्रत्यय के द्वारा स्त्रीत्व उक्त हो गया है, और ये गीस किसमें आ रहा है? वो तो उक्त है, कोई नया स्त्रीत्व तो नहीं ले आएगा कि नहीं अस्फा से दूसरा स्त्रीत्व ले आएगा, क्योंकि गार्ग से आने वाले इवापत्य स्त्रीत्व को ही बताएगा अस्फा, और इसी को गीस भी बताने जा रहा है। कोई नया और पांचवी छठवीं पीढ़ी के स्त्रीत्व को नहीं बता रहा, उसी के स्त्रीत्व को बता रहा है, और वो तद्धित प्रत्यय के द्वारा उक्त होगा। उक्तार्था नाम गीस प्राप्त नहीं। सिद्ध करणम, क्योंकि गीस के लिए स्फा में सिद्ध किया गया। सिद्ध करणम अब आ गया सामर्थ्यात। सामर्थ्यात उक्तार्था नाम अप्रयोगा नहीं लगा, यही सिद्ध उक्तार्था नाम अप्रयोगा के अनित्य में ज्ञापक है, ये सार्वत्रिक नहीं। कौन? क्योंकि उक्त रहने पर भी आता है, लेकिन उसके लिए यत्न सापेक्ष। उक्त रहने के लिए कोई वस्तु यदि आती है तो उसके लिए क्या है? यत्न सापेक्ष। ऐसे नहीं आती, यत्न से, जैसे यत्न किया गया क्या? सिद्धकरण। इसलिए सिद्धकरण सामर्थ्यात स्त्रीत्व से उक्ते भी पुनः उक्त से स्त्रीत्व से प्रतिपादनाय गीस आ गया, तो बन गया गार्ग्याणी। इसीलिए सामर्थ्यात लिखा हुआ। जी समझ में बात आ गई? मूल पढ़िए उसको। सिद्ध सामर्थ्यात स्थेन उक्तेपि स्त्रीत्वे स्थेन उक्तेपि स्त्रीत्वे प्रत्यय से स्त्रीत्व के उक्त जाने पर भी सिद्ध गौरादिव्येति वक्ष्यमाणः ङिस् गार्ग्यायणी। गार्ग्याणी बन गए। मनोदम्मा में प्रातम स्थ ये मूल हो गया। जी मूल आ गया समझ में। अब मनोरमा क्या कहे? तद्धित ग्रहणम प्रातिपदिक संज्ञार्थम। सबसे पहले मनोरमा ने टीका लिखना शुरू किया। प्राचाम अस्फा, यही सूत्र बनाओ। प्राचाम प्राचाम इति विकल्पार्थकम, अस्फा लिख दो। अरे वो तद्धित है ही है, क्या है? तद्धित है ही है, क्यों उसको तद्धित कह रहे है कि नहीं? इसलिए लिख रहा है तद्धित ग्रहणम प्रातिपदिक संज्ञार्थम। तद्धित ग्रहणम प्रातिपदिक, क्योंकि ये तद्धिताधिकार से बाहर है। ये जो अस्फा प्रत्यय है तद्धिता के अधिकार में आता ही नहीं। जब तद्धिता के अधिकार में नहीं आया तो इस स्त्रीत्व बोधक अस्फा प्रत्यांत गार्ग्यायन की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। इसलिए तद्धित ग्रहणम प्रातिपदिक संज्ञा।
समझ में आया? जी। तद्धित ग्रहणम प्रातिपदिक संज्ञार्थम लग गया? तवरत्नमे प्रातिपदिक संज्ञार्थम इति हाँ। तत्फलम संगीष इति भावः। तो प्रातिपदिक संज्ञा का फल क्या है? आप तद्धितांतत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा करके क्या करना चाहते हैं? तो काम सिद्ध गौरादिद्देश्य गीत लाना चाहते, क्योंकि गीत प्रातिपदिक उद्देश्य उसमें क्या प्रातिपदिकात का अधिकार आता है कि नहीं? यही इसकी प्रातिपदिक संज्ञा का फल है। न च लिंग विशिष्ट परिभाषया क्या है? अच्छा, न च लिंग विशिष्ट परिभाषया तत्सिद्धि ही। कहा यहाँ प्रातिपदिक संज्ञा करने की जरूरत क्या है? प्रातिपदिक संज्ञा करने की क्या जरूरत है? लिंग विशिष्ट परिभाषा से प्रातिपदिकत्व ले आओ। किसमें? गार्ग्यायन में। गार्ग्यायन में ले आओ, आया कि नहीं? तो लिंग विशिष्ट परिभाषा से यदि प्रातिपदिकत्व आ जाए तो गीत हो जाएगा, फिर क्षति नहीं है, आया कि नहीं? क्योंकि लिंग बोधक प्रत्यय रहते दृष्टानाम, है कि नहीं? क्या लिख रहा है? न च लिंग विशिष्ट परिभाषया तत्सिद्धि। तो कहा एतत् सूत्रस्थ एतत् समानार्थ भाष्य प्रामाण्येन अस्याः स्त्री प्रत्यय प्रकरणे अनुपस्थितेः। लिंग विशिष्ट परिभाषा की स्त्री प्रत्यय में अप्रवृत्ति है, नहीं लगती। एतत् प्रकरणस्थ एतत् प्रयोगस्थ भाष्य प्रामाण्य, बात में कि नहीं? कहना तो ये चाहे कि ये जो लिंग विशिष्ट परिभाषा में प्रातिपदिक गृहणी लिंग विशिष्ट ग्रहणम, ये परिभाषा यहाँ नहीं लगती, बात में कि नहीं? अब इसका पूर्व पक्ष पहले समझो, क्या लिखा है? न च लिंग विशिष्ट परिभाषा तत्सिद्धि। क्या लिखा? कुछ लिखा नहीं थे? कच्चित् उक्तिं खण्डयति न चेति। छोड़ो, लिखा क्या कहा? गीत सिद्धि। लिंग विशिष्ट परिभाषा क्या सिद्धि? क्या लिखा? तत्सिद्धि माने गीत सिद्धि। अर्थात प्रातिपदिकत्व किसके लिए है? तद्धितांतत्वात् गीत की सिद्धि। उसने कहा हम गीत की सिद्धि लिंग विशिष्ट परिभाषा से कर लेंगे, आया कि नहीं? तो लिंग विशिष्ट परिभाषा से करेंगे तो लिंग विशिष्ट परिभाषा से प्रातिपदिकत्व आना चाहिए, है कि नहीं? प्रातिपदिक गृहणी लिंग विशिष्ट ग्रहणम, ठीक? तो लिंग बोधक प्रत्यय अस्था को पकड़ो, तभी ये बैठेगा। यही खटक रहा, क्योंकि चुप रहो, बात चुप रहो। अब दिमाग लगा रहा हूं, वहीं पर बीच में करोगे तो सब इधर उधर हो जाएगा। क्या लिखा है हमको भी पता नहीं, लेकिन ये परिभाषा लगा रहा है और गीत की सिद्धि कर रहा है और तद्धित ग्रहण के वैयर्थ को बताना चाह रहा है। तो पहले प्रकरण समझ लो, उसमें लिखा क्या है, तो उससे मतलब नहीं। लिंग बोधक प्रत्यय कौन है? तदरहित कौन है? गार्ग्य, उसमें बैठा है प्रातिपदिक। अब तदवृत्ति प्रातिपदिकत्व लिंग बोधक प्रत्यय विशिष्ट गार्ग्यायन में आ जाएगा। अब गीत की सिद्धि हो गई, वो ये कहना चाहे। उसको गीत से कोई लेना देना, गीत से जैसे लगाएंगे ग्रंथ लगेगा। लिंग बोधक प्रत्यय गीत तदरहित गार्ग्यायन में है ही नहीं, और फिर वो जाएगा तो गार्ग्यायन में जाएगा, इसमें क्या लेना देना? समझ में आएगी? इसलिए उसको रहस्य को समझ लो। लिंग बोधक प्रत्यय, इसलिए मैंने कहा कि वो क्या कह रहा है। जब ना आपने गीत कह दिया तो पकड़ में बात आ गई। लिंग बोधक प्रत्यय, क्योंकि वो स्त्रियाम वर्तते, वो स्था प्रत्यय स्त्रियाम में आया है और तद्धिताधिकार से बाहर है। तो लिंग बोधक प्रत्यय था तदरहित गार्ग्य, वो ययंत प्रातिपदिक है, तद्धितांत प्रातिपदिक है, उसमें रहने वाला प्रातिपदिकत्व लिंग बोधक प्रत्यय विशिष्ट कौन हुआ? आ गया प्रातिपदिक। अब इसके प्रातिपदिकत्व को करने के लिए तद्धित की क्या जरूरत है? प्राचाम अस्फा तद्धिता में अस्फा की तद्धित संज्ञा करने की क्या जरूरत? आपने यही कहा था कि प्रातिपदिक कर ले। क्यों प्रातिपदिक करोगे? गीत के लिए। तो प्रातिपदिकत्व तो आ गया, गीत की सिद्धि हो गई। फिर सूत्र में तद्धित ग्रहणम किमर्थम पूछना। अब बोलो क्या कह रहे हैं?
जैसे गीप लिंग बोधक है, अस्पा भी लिंग, ये तो बात बताई ना, ये न पकड़ में आता तो लगता ही वो तो क्या लिखा हमको नहीं, हम दिमाग से लागे, वो तो वही चीज लिखा जो मैंने कहा, समझ में आया? तो लिंग बोधक प्रत्यय था, तद रहित तदवृत्ति प्रातिपदिकत्व किसमें आ जाएगा, तो प्रातिपदिकत्व आ गया, ये सिद्धि हो जाएगी, फिर तद्धित ग्रहणम व्यर्थम। अब उसका उत्तर लिखा कि स्त्री प्रत्यय प्रकरणे लिंग बोधक परिभाषा न प्रवर्तते, ये उत्तर लिखा। कहा स्त्री प्रत्यय को बताने वाला जो प्रकरण है उसमें प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्ट ग्रहणम परिभाषा नहीं लगती, आया कि नहीं? अनित्य है, नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? यही तद्धित बता रहा है, यदि लगती होती तो तद्धित क्यों करता है कि नहीं? और इसी तद्धित का प्रयोजन बताने वाला भाष्य है। भाष्यकार ने एतत् सूत्रस्थ भाष्य प्रदत्त उदाहरणोक्त्या, इस सूत्र का जो भाष्यकार ने उदाहरण दिया और उस उदाहरण के निरूपण प्रसंग में प्रातिपदिक का विचार करने लगे तो लिंग विशिष्ट परिभाषा से लाना चाहिए, लेकिन तद्धित बलात् परिभाषा को अनित और कहा इस प्रकरण में परिभाषा नहीं लगेगी। जब नहीं लगेगी तो प्रातिपदिकत्व गार्ग्य वृत्ति प्रातिपदिकत्व गार्ग्यायन में नहीं आएगा, इसके लिए हमें क्या चाहिए? तद्धित चाहिए। समझ में आया? वो लिख रहे हैं एतत् सूत्रस्थ एतत् समानार्थक भाष्य प्रामाण्येन, है कि नहीं? एतत् सूत्रस्थ एतत् समानार्थ भाष्य प्रामाण्येन, तो एतत् सूत्रस्थ और एतत् समानार्थक जो भाष्य है भाष्य दिया है, तद्धितेति किमर्थम शित प्रातिपदिक प्रातिपदिकाधिकारार्थम, समान अर्थ वाला, माने इसी के प्रयोजन को बतलाने वाला ये भाष्य। तद्धिते किम, तद्धितेति किमर्थम शितः प्रातिपदिकाधिकारार्थम, काचित प्रातिपदिक हो जाए इसके लिए है। नहीं तदस्ति प्रयोजनम, नहीं तदस्ति प्रयोजनम, सिद्ध कर्ण सामर्थ्याद एव अत्र इकार भविष्यति इति भाष्य प्रामाण्येन। समझ में है कि नहीं? सिद्ध कर्ण सामर्थ्याद अत्र भविष्यति, यही भाष्य प्रामाण्य बता रहा है कि नहीं? ये एतत् समानार्थक भाष्य है। क्या समानार्थक? तद्धित के प्रयोजन का निरूपण समानार्थक भाष्य है। तद्धित के प्रयोजन का निरूपण करने वाला समानार्थक भाष्य, इसलिए तत्समानार्थक, इसलिए तत्समानार्थक भाष्य न सिद्धम भवति यदि लिंग विशिष्ट परिभाषा अत्र प्रकरणे न प्रवर्तते। समझ में आया? अन्यथा एतत् समानार्थक जो प्रयोजन है सिद्ध करण सामर्थ्यात् भविष्यति, यदि प्रातिपदिकत्व न स्यात् तो सिद्ध करणम व्यर्थम स्यात्, सिद्ध करण सामर्थ्यात् प्रातिपदिकत्वाभावे, इस प्रकार का एतत् समानार्थक जो भाष्य है ये भाष्य तो असंगत हो जाएगा। क्यों? लिंग विशिष्ट परिभाषा से प्रातिपदिकत्व तो आएगा, आया कि नहीं? इसलिए ये भाष्य बता रहा है कि प्रातिपदिकत्व किसी परिस्थिति में नहीं लाना, क्योंकि भाष्यकार बिना प्रातिपदिकत्व के लाए सब कर रहे हैं। सिद्धकरण सामर्थ्यात् तद्धित पदस्य अभावे भी प्रत्यय में सिद्धकरण सामर्थ्यात्, है कि नहीं? ये भविष्य, अन्यथा स्वामी सिद्धकरणम व्यर्थम से, इस दृष्टि से वो कर रहे हैं। वहां प्रातिपदिकत्व तो नहीं तो आंजस्य न होता था। सिद्धकरण सामर्थ्यात् ये कहने की क्या जरूरत है? बात में कि नहीं? इसलिए इन्होंने कहा सिद्धकरण सामर्थ्यात् गीत लाना है, नहीं सिद्धकरण व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए प्रातिपदिक रहे या न रहे आना। तो सिद्धकरण सामर्थ्यात् दो तरह से है, प्रातिपदिकत्वाभावे और उक्ते भी। वो प्रातिपदिक रहे या न रहे और भले ही अस्पा से उक्त हो जाए, तो अस्पा प्रत्यय से स्त्रीत्व के उक्त रहने पर भी और अप्रातिपदिकत्वे भी सिद्धकरण सामर्थ्यात् गीत भविष्यति। ये जो एतत् समानार्थक माने तद्धित के समानार्थक भाष्य है। यदा तद्धित पदम भवति तदा गीत प्रत्ययम फलम आगच्छति, तत्समानार्थक फल प्रतिपादन परक जो भाष्य है ये भाष्य निश्चित बता रहा है कि स्त्री प्रत्यय प्रकरण में लिंग बोधक परिभाषा नहीं लगती, आया कि नहीं? इसलिए परिभाषा जब नहीं लगेगी तो लिंग विशिष्ट परिभाषा सिद्धि नहीं होगी। उसके लिए उपाय करना होगा, या सिद्धकरण सामर्थ्यात् करो या तद्धित बलात् करो, इससे दोनों समानार्थक हो। तद्धित बलात् जो प्रयोजन है, सिद्धकरण सामर्थ्यात् जो प्रयोजन है, दोनों प्रयोजन समानार्थक, इसलिए तत्समानार्थक परक भाष्य जो है लग जाएगा। ये कहते हैं।
समझ में बात आ गई? जी। चलिए फिर मूल में ननो ताम बिनापि सिद्धकरण सामर्थ्याद एवं भविष्यति। ताम मने प्रातिपदिक प्रातिपदिक संज्ञाम विनाम विना। यदि यदि प्राचाम अस्पा तद्धिता में तद्धित नहीं रखते हो, जी है कि नहीं, जी। तो गार्ग्यायन की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। तो कहा ताम बिना भी, प्रातिपदिक संज्ञा के बिना भी जी। सिद्धकरण सामर्थ्याद सामर्थ्याद एवं भविष्यति। सिद्धकरण सामर्थ्याद, यही तो भाष्यकार भी लिखेंगे, सिद्धकरण सामर्थ्याद भविष्यति। शब्दरत्न में सामर्थ्याद एव इति अप्रातिपदिकत्वेपि भावः। लगा दिया जी। कि सिद्धकरण सामर्थ्याद मैंने अप्रातिपदिक भी न रहे प्रातिपदिक। और यदि लिंग विशिष्ट परिभाषा से आंजस्य ने आ जाता तो स्वयं होता ये सिद्धकरण सामर्थ्याद सामर्थ्याद करने की क्या जरूरत आएगी? मूल में एवं तर्हि तद्धित ग्रहणम इयन्तादपि क्वचित स्थ इति ज्ञापयति। कहा तद्धित ग्रहणम तस्मात् व्यर्थम। जी। यदि सिद्धकरण सामर्थ्याद अप्रातिपदिकत्वेपि गीस भविष्यति तर्हि तद्धित पदम व्यर्थम। किमर्थम? सूत्र में तद्धित क्यों रखा? तो मूल कारण ने कहा कि अतिरिक्त लाभार्थ, अधिक लाभार्थ, कुछ अधिक पाने के लिए किया। क्या अधिक पाना है? अभी तक हम ययंत से स्फा करते थे, हम इयंत से भी करेंगे। किससे करेंगे? ईय प्रत्यांत से भी करेंगे। तो इयंत से भी तद्धित हो जाए, स्त्रियाम में आ जाए, इसके लिए हमें तद्धित। तो तद्धित प्रातिपदिकार्थ नहीं है, प्रातिपदिक लाभार्थ नहीं है। क्या है? इयंत से भी अस्फा आ जाए, इसके लिए आया कि नहीं? उदाहरण दिया है। श्रवण दीर्घेणापि रूपसिद्धौ यस्येति लोपस्य अनावश्यकत्वात्। कहाँ लिखते? तेन आसुदेद उपसंख्यानमिति वक्ष्यमाणं सिद्धति। आसुदायन। पहले उससे संबंधित कोई बात है। जी। तो इयंतात, अब क्या लिखा? इयन्तात् स्फ इति ज्ञापयति। आगे फिर ययन्ते श्रवण दीर्घेणापि रूपसिद्धौ यस्यति च इति लोपस्य अनावश्यकत्वात्। कहाँ बीच में कर जा रहे? पहले इयंत से आने वाला बात तो बताओ, क्या बता रहे थे? आश्रित उपसंख्या, तेन आश्रित उपसंख्यानमिति वक्ष्यमाणं सिद्धति। इसी को पकड़ो। जी। सुनो, रुक जाओ, उधर मत देखो। जी। पहले बात सुनो। जी। आसुरे उपसंख्यानम, यह बातिक। जी। आसुरी शब्द से अस्फा का उपसंख्यान करो। जी। आसुरी, असुरस्य अपत्यम आसुरी, अति से ई हो गया, इयंत हो गया, इसके लिए वार्तिक बनाया। इसी ज्ञापन का वो फलितार्थ है। ये वार्तिक किसकी ज्ञापन का? तद्धित ज्ञापित किया। इयंतादपि भविष्यति, प्राचाम अस्फा तद्धिता से हो ही जाएगा। उसी का फलितार्थ वचन है आसुरे संख्यान कर आया। इसलिए तत्सिद्धम मने एतत् कुक्षिप्त प्रविष्टम, वो वार्तिक जो तुम बनाए हो आसुरे संख्यानम, ये एतद ज्ञापन कुक्षिप्त प्रविष्टम फलितार्थ कथन। तो आसुरी इयंत है, उससे स्फा हो जाए तो क्या बनेगा? आसुरी से, है कि नहीं? बन गया आसुरायण, आसुरायण बन गया। और इसे गीत करो आसुरायणी। तो आसुरायणी बनाने के लिए आपको आसुरे उपसंख्यान नहीं बनाना पड़ेगा। क्यों? ज्ञापन का फलितार्थ है, एतत् कुक्षिप्त प्रविष्ट हो गया। अब बीच में ये पंक्तियां आ गई, यसे पिछा फलाना ठिकाना, उसके लिए से आया। आसुरी शब्द है ना, है कि नहीं? असुरस्य अपत्यम आसुरी, है कि नहीं? क्या लिखा? दीर्घ क्या लिख दिया है? ययन्ते सवर्ण दीर्घेनापि रूपसिद्धौ। गार्ग्यायन में यदि ययन्ते नहीं लगाएंगे तभी चल जाएंगे। गार्ग्यायन के लिए गर्गस्य गोत्रापत्यम गार्ग से अस्फा किया, अस्फा को आयन कर दिया, गार्ग आयन। अब यहाँ यस्तेच लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यस्तेच करोगे गार्ग में यकारोत्तरवर्ती यकार को हटाओगे, फिर आयन वाले यकार से जोड़ोगे, बनना तो गार्ग्यायन है। आकाश सवर्ण करो, आकाश सवर्ण कर दोगे गार्ग्यायन। उसके लिए बीच में मने ज्ञापते के बाद बीच में पुनः पुरानी बातों को कहेंगे, इसलिए थोड़ा सा हट गया, थोड़ा दिमाग इधर उधर करो। नहीं, जब हो या ययंतादपि ज्ञापते तो सीधे लिखना चाहिए अतएव, अतएव आसुरायणी आसुरायणी सिद्ध्यति तथा च आश्रय संख्यानम गतार्थम।
ये लिख के तब आगे कहना चाहिए, अब पहले ही कार ज्ञान बता दे। जी जब आपने अधिक बात कर लिया तो बीच में क्या फिर करने लगी इधर दिमाग खपाने की आएगी। चलो एन्ते सवर्णदीर्घेणापि रूपसिद्धौ यस्येति लोकस्य अनावश्यकता। हाँ फिर आयनेनीय फरक से हम प्रत्यादि पूरा हो गया। चलो फिर आयन इति फक बना दिया आसुरायनी, आसुरायनी आसुरायनी बना तो दिया। आसुरी शब्द आसुरी इयंत से अब इनसे प्राचाम स्पर्धा से नहीं प्राप्त। क्या स्वाद उन्होंने देखा कि ये इनसे सवर्ण दीर्घेणा के रूप से लो, इसका मतलब जब आसुरी से करेंगे तब तो फिर वहाँ यसी पूजा लगाना पड़ेगा एक आठ का लोग करने के लिए। वो यंते नहीं यंते कह रहा है। क्या कह रहा है? यंत्र में तो सवर्ण दीर्घ काम करेगा, यंत्र में जब करेंगे हाँ यंत्र में लगाना पड़ेगा। जहाँ सवर्ण दीर्घ नहीं होगा वहाँ तो लगाएंगे। वहाँ तो जब आवश्यक क्योंकि अभी जितने ही रखेंगे हाँ आसुरी से आयन करेंगे तो वहाँ पर मैंने एक ठीक है कि आसुरी शब्द से जब स्था ज्ञापित करेंगे तो स्था आयन हो गया और भासंज्ञा हो गई। अब इकारे तद्धिते में इकार तो है नहीं, वो आयन है, तो तद्धित बड़े मिल गया है कि नहीं। तो स्वांश में हो गया। यह तेज का लगाना स्वांश में चार है कि नहीं, क्योंकि उसके तद्धित संज्ञा का नाम देना अनिवार्य। यदि स्था को तद्धित नाम नहीं देते तो भासंज्ञा ये चेष्ट करके आसुरी में इकार का लोप नहीं होता, क्योंकि उसको यंत्र के लिए आवश्यक है। वो तद्धित स्था का तद्धित नाम देना यंत्र के लिए आवश्यक नहीं है। वहां तो आकाशमण दीर्घा से सिद्ध हो जाएगा। ठीक बात। तो ज्ञापन भी हो गया, स्वांश में चारितार्थ हो गया और आसुरायणी फलम अन्य फल भी बन गया। आयन इति इसका इसी प्रसंग से वो लिख दिया। तो ग्रंथ वो सार्थक आ गए। यंते एन्ते सवर्ण दीर्घेणापि रूपसिद्धौ यस्येति लोकस्य सवर्ण दीर्घ जी तस्मात् फलम जी जी। चलो बढ़िया भी। फिर आयन इति फकारादिषु आकार यह फाड़ाकाचानाम प्रत्यादीनाम। अब इसमें क्या लिख रहा है? फकारादिषु आकार उच्चारणार्थः फकारादिषु किसमें? फकारादिषु आकार उच्चारणार्थः माने आयने इने या फा था ये में जो फादी में फा है कि नहीं, फक हो या जो भी प्रत्यय आ रहा है, फा है फक है, इनमें जो फा में आ है क्या है? उच्चारण। अर्थात व्यंजन फा के स्थान में आदेश करेगा। जहाँ व्यंजन फा रहेगा उसी के स्थान में आयन करेगा, और जहाँ व्यंजन नहीं रहेगा नहीं करेगा, क्योंकि आकार उच्चारणार्थक है। आयन 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 इनोहो नकारस्य नित्वम् क्षीणो नित्करण सामर्थ्यात्। तो आयन में नकार इनमें क्योंकि गार्ग्यायन है बना है, आयन में नकार और खा को ईन होगा है कि नहीं। जैसे ग्राम शब्द से ग्रामाद यखे हो ग्रामीण, तो ग्राम शब्द से जब खा प्रत्यय करते हो अखा को ईन करते हो, भाषण से चक्र मकार के आकार को हटाते हो, ग्रामीण अणत्व करते हो ग्रामीण। यहाँ पर जो ईन में नकार है उसकी भी संज्ञा नहीं होगी और आयन में जो नकार है उसकी भी संज्ञा नहीं। तो आयन में नकारस्य ईन इत्यत्र नकारस्य नेत्वम पर संज्ञा नहीं होगी। जब क्या लिखा? आयन इनोहो नकारस्य नित्वम क्षीणो नित्करण सामर्थ्यात् है। कहाँ? क्षीणः नित्करण सामर्थ्यात्। फिन में नित्करण सामर्थ्यात् है कि नहीं। फिन में जो है नित्करण सामर्थ्यात्। क्यों? रुको, यदि आयन में नकार संज्ञक करते तो फल क्या होता? स्वर फल होता। नित्य प्रयुक्त स्वर फल होता। वो फिर वृत्ति जो नित्य था नकारित संज्ञकत्व धर्म है, उसके आदेश आयन में ले आते तो ये नित्य स्वयं कहा जाता है। तो इन नित्यादिर नित्यम से स्वर हो ही जाता। इसके लिए यहाँ नकार रखने की जरूरत क्या है? समझ गए कि नहीं? क्या कह रहा? यदि आयन का नकार इत संज्ञक होता है कि नहीं, तो फा के स्थान में आयन हुआ और फा जो है नित्य है। फा क्या है? नित्य है। तो स्थानीय भाव से उसका नित्य किस में आता? आयन में।
तो ये नित स्वयं हो जाता, पुनः नितकरण करने की क्या आवश्यकता थी? इसलिए तत्सामर्थ्य में नकार करण नितकरण सामर्थ्यात, इसका नकार इस संज्ञक नहीं होगा। अतिरिक्तम फलम उच्चारणार्थकम, ये इसके उच्चारण के लिए है, इस संज्ञक के लिए नहीं है, क्योंकि इस संज्ञा करके निस्वर करना फल नहीं है। यदि इस संज्ञा करके निस्वर करना फल होता तो फिन के आदेश स्थानी से ही काम चल जाता है कि नहीं? क्या लिखा है? आयन इनोह नकारस्य नित्यम फिनो नितकरण सामर्थ्यात्। फिर शब्दरत्न में उच्चारणार्थ इति तेन ढ का आदेश सिद्धि ही, तेन ढ का आदेश सिद्धि ही, ढक, क्योंकि ढक में धा और रा मिले हैं, जी धा और रा मिले जी। यदि फादियों में आकार उच्चारणार्थक नहीं होता तो उसी धा को ए आदेश करता जिसमें आकार रहता, और जिसमें रेप रहता करता ही नहीं, इसलिए वो ढक कह रहा है। यदि फादियों में आकार विवक्षित होता तो किस प्रकार के घा को ए आदेश करता? जिसमें आकार होता। किस प्रकार के फा को आयन होता? जिसमें आकार होता। तब तो फिन में नहीं होता, फिन के फा को नहीं होता, क्योंकि इसमें आकार में इकार है, ये इकारानुबंध वाला है, और ढक जो है रेफानुबंध वाला है। समझ में है कि नहीं? तो जिस ढ में रेप है, आकार नहीं है, उसको ए आदेश होता ही नहीं, इसलिए अकारादि नाम उच्चारणार्थकत्वम न विवक्षित, इसलिए अकारादि विवक्षित नहीं है। तेन ढ का आदेश सिद्धि ही नितकरण इति, नितकरण सामर्थ्यात् है। असंजात विरोध न्याय सहकृत इत्यर्थः। धीरे से पढ़ो, क्या लिखा है? असंजात विरोध न्याय सहकृत इत्यर्थः। असंजात विरोध एक न्याय है, संजात और असंजात को मिलाकर एक न्याय बना है। क्या लिया के लिए? असंजात विरोधात संजात विरोधस्य संकोच एव उचितः। असंजात विरोधात संजात विरोधस्य संकोच एव उचितः। तो देखो, यह है असंजात विरोधात, संजात विरोध में संकोच करना एक न्याय है। समझ में आया कि नहीं? असंजात विरोध जैसे आपने फिन है कि नहीं? फिन है, फिन में नकार है और आयन में नकार यदि न रखें, आयन में नकार न रखें, है कि नहीं? तो क्या लिखा न्याय का आकर? क्या लिखा? असंजात विरोधात संजात विरोधस्य संकोच एव उचितः। माने असंजात विरोधात संजात विरोधस्य संजात विरोधस्य संकोच उचितः। असंजात विरोध की अपेक्षा संजात विरोध में संकोच करना है। इसके अवतरण भैरवी में ननु आयनः नितकरण सामर्थ्यात् फिनः नस्य नित्यम् इति वैपरीत्यमेव कुतो न इत्यतः असंजाते। आयन में नितकरणात् फिन में नकार मत रखिए, फिन में नकार न रखिए, बात में कि नहीं? तो इसने कहा कि आप असंजात विरोध कर रहे हो। क्या कर रहे हो? असंजात। अभी आदेश असंजात है, स्थानीय संजात है। बात में भी न्याय को लगाया कि आयन में नकारोच्चारण सामर्थ्यादेव नित्यम भविष्यति किमर्थम स्थानीय नकारोच्चारण। तो अभी जो जिसको उत्पन्न हुआ ही नहीं है, अनुत्पन्न है, उसके विरोध से आप उत्पन्न वाले विरोध में क्या कर रहे हो? संकोच करना उचित है। तो हमें स्थानीय के नकार को लेकर चर्चा करना चाहिए, आदेश के नकार के नित्य की चर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो असंजात है। तो असंजात विरोधात, यदि असंजात के साथ कोई विरोध आ रहा है तो संकोच कहाँ करना है? संजात, जो पहले से, न कि संजात के कारण असंजात में विरोध संकोच करना। संजात कौन है? फिन, उसके कारण जो अभी पैदा ही नहीं हो रहा है, उसके नकार के विषय में कोई संकोच नहीं करना। समझे कि नहीं? इसलिए असंजात विरोध की अपेक्षा संजात विरोध में संकोच करना उचित है। तो संजात जो स्थानीय है, क्योंकि असंजात के साथ विरोध है, इसलिए असंजात विरोध होने से संजात जो स्थानीय है उसी में संकोच नकार के विषय में नित्वादि की बात करना, उसी नकार के संकोच की चर्चा करना। समझे कि नहीं?
न कि इसके कारण जो असंजात है, जो असंजात है इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। इसके संजात विरोध से संकोच न्याय ये लिखा है। असंजात विरोधात असंजात विरोध हो गया, संकोच एवं उचित। संकोच उचित न्यायालय। नहीं तो कोई इधर से लेता, विपरीत ले लेता कि भाई स्थानीय में ही न रखो, में ही न कर रखो, इसी में रख दो, ये कह सकता था। क्योंकि हमने फिर से इसको ले आए हैं, आपको इसी में रखो उसमें न रखो, तो कहा ये तो असंजात है, इसलिए न्याय लगाया ये भी असंजात है। यदि असंजात के साथ विरोध हो तो जो पैदा हो चुका है उसी में कुछ संकोच करो, है कि नहीं। इसके बल पर जो संजात है माने इसमें किसी प्रकार का संकोच, असंजात में संकोच नहीं करना है। तो आयन में किसी प्रकार का संकोच नहीं करना है, समझे कि नहीं। अभी तो स्थानीय में ही संकोच करना उचित है। यदि विधेय का किसी उद्देश्य के साथ विरोध हो रहा है तो जो उद्देश्य है, जो संजात है, उसी में संकोच करना चाहिए। तो नकार के ही नित्य की हम बात करेंगे, इसके नित्य की बात नहीं करेंगे। फिर सिद्धांत कौमुदी में सर्वत्र लोहितादि कतंतेभ्यः। बस आज इतने छोड़ो, अब वो नया सूत्र दूसरा है।